जय हिंद फ्रेंड्स। तो जो हमने मेक IAS का टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया है, मेक IAS के टेस्ट सीरीज़ में हमने 12 नंबर क्वेश्चन तक कर रखा है। 13 नंबर क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो है टेस्ट 14 है, मतलब एनिसेंट हिस्ट्री का पहला टेस्ट है ये। नहीं 13 है और 14, 15 जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। 13 का ये सेकेंड पार्ट है, बाकी 14 एक ही वीडियो में है। तो इसमें 12 नंबर तक हमने कर रखा है। 13 नंबर से हम करते हैं। 12 नंबर को एक बार रिपीट कर देते हैं, शायद उसमें पूरा ना हुआ हो। तो इसमें यहाँ दिया हुआ है, नहीं हो चुका था। 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो भारतीय उपमहाद्वीप के पुरातात्विक स्थल है उसका जो है उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है। इसमें क्या होगा, तो जैसे ऑप्शन में दिया है गुफराल, चिरांद, दाओजली, हार्डिंग, कोल्डियावा। तो ये कहाँ पे है, तो पहले गुफकराल जो है ये जम्मू कश्मीर का है, चिरांद बिहार का है और दाओजली हार्डिंग जो है मेघालय का है, कोल्डियावा उत्तर प्रदेश का है। इसका क्रम अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो है सही है। जम्मू कश्मीर में गुफकराल है और बिहार में क्या है, चिरांद है। मेघालय में उसके बाद आ जाएगा कोल्डियावा, नहीं उसके बाद मेघालय में आ जा रहा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेघालय फिर कोल्डियावा उत्तर प्रदेश। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है, हाँ सही है ये। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में दिया है कि सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदबांड का उपयोग करते हैं। चित्रित मृदबांड का प्रयोग सबसे पहले ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े जो गांव बसाए थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि जो है मध्य प्रदेश की गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। 424 तांबे के उपकरण जो है 102 चांदी के पत्थर मिले हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पूरा स्थल जो लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है ये सॉरी ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो हाँ ये सही है। और दूसरा यहाँ से आटा पीसने के 2 पार्ट मिले हैं जो इस सभ्यता के एकमात्र उदाहरण है, बिल्कुल सही है। देखिए जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक गाँव के समीप है। इसकी खुदाई जो है 1954-55 में रंगनाथ राव, ठीक है रंगनाथ राव, तो हमने ऐसे याद किया था ना कि क्या कहा जाता है कि थल पे बैठने के लिए राय लेंगे, तो रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। और यहाँ पे भिन्न भिन्न टीले मिले थे। पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। बस्ती के 6 खंडों में विभक्त थी जो पूर्व से पश्चिम में 117 मीटर और उत्तर से दक्षिण 136 मीटर तक फैली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, फारस की मुहरे, धान एवं बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य और यहाँ से आटा पीसने के 2 पार्ट मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र उदाहरण है। फिर था कि सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर से कश्मीर मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक था। पश्चिम में सुतकांगडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा स्थल हड़प्पा के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है, तो देखिए यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्रमुख नवपाषाणकालीन जो स्थल है, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें पूछा है नवपाषाणकालीन स्थल है, ये गलत है। और दूसरा यहाँ प्राप्त जो मोहरें हैं वो एक श्रृंगी पशुओं का चित्र अंकित करती है, तो ये सही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, कहाँ रावी नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। यहाँ से जो है अन्नागार, कब्रिस्तान, R37, श्रमिक आवास, धोती पहने मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, कहाँ से ये सब प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। ईंट की वक्राकार चबूतरे, कांसे का इक्का एवं दर्पण, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें और एक श्रृंगी पशुओं का चित्र जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। रोपड़ के बारे में देखेंगे कि ये सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ है। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। पूरा स्थल की खोज है वो 1950 में बीबी लाल ने की थी और 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया था। यह 5 सांस्कृतिक स्तर पर प्रकाश में आए हैं। जब पहला हड़प्पा कालीन, इस पूरा स्थल से हड़प्पा कालीन में मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, 3 विभिन्न प्रकार के मुद्रांकित ठप्पे, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे का बड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि वस्तुएं मिली हैं। यहाँ एक ऐसा सावधान भी मिला है, समाधान की, जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन।
R.S. बिष्ट ने यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाया था। क्या ये सही है? मतलब इस किसके बारे में कह रहा है? R.S. बिष्ट ने। और इसकी खुदाई में मिले अवशेषों का प्रसार मनहर एवं मानसर नामक नालों के बीच में हुआ था। यह हड़प्पाई नगर तीनों भागों की दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। तो यह जो किसके बारे में ये कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा डी। किसके बारे में? धौलावीरा के बारे में। तो देखिए ये पहली बात तो कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और 1967-68 में जगपति जोशी ने 1990-91 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने यहाँ पे क्या किया था? व्यापक पैमाने पर यहाँ उत्खनन कार्य किया था। खोज किसने की? जगपति जोशी ने, और बिष्ट ने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया। और यहाँ पे जब खुदाई हुई तो कुछ अवशेष मिले, जैसे मनहर एवं मानसर नामक नालों के बीच में हुआ था अवशेषों का जो प्रसार था। यह जो हड़प्पा का एक मतलब महत्वपूर्ण सुनियोजित नगर था, जो समांतर चतुर्भुज के में लगभग 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था। यहाँ अन्य हड़प्पाई नगर जो मात्र 2 भागों में थे, जैसे कि दुर्ग आवास क्षेत्र में बटे थे। वहीं धौलावीरा जो था वो 3 भागों में, दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर में विभाजित था। सूतकांगडोर के बारे में देखेंगे कि यह पूरा स्थल जो है वो दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे जो हड़प्पा संस्कृति की सबसे पश्चिमी बस्ती थी। इसकी खोज 1927 में ऑरल स्टाइन ने की थी। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का जो परिपक्व अवस्था के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ दुर्ग का एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया है। संभवतः यह समुद्र तट पर अवस्थित एक व्यापारिक बंदरगाह है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अस्थि भस्म से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, तिकोने ठीकरे महत्वपूर्ण है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि घग्गर नदी के तट पर या राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कहीं कहीं हनुमानगढ़ ऐसे करके दे दिया है। इसका जो दुर्ग क्षेत्र है वो आकार वर्गाकार है। और इसका उत्खननकर्ता अमलानंद घोष है 1953 में, और बीके थापर भी हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और अंकुरित ईंटों का साक्ष्य मिला, और बेलनाकार मोहरे जो है मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरे समरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सिंधु सभ्यता व अवस्थिति के बारे में दिया है। जैसे कि हड़प्पा रावी नदी है इसकी, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास। चनहोदड़ो तो ये भी सिंधु है, और कालीबंगा भोगवा नदी कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी है, और लेकिन कालीबंगा यहाँ पे भोगवा दिया है, ये गलत है। पूछा कौन सा इसमें सही है, तो सिर्फ 2 युग में सही है। हड़प्पा जो है वो 1921 में दयाराम साहनी ने माधव स्वरूप वत्स पश्चिम पंजाब के मांटगोमरी जिले में पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो सिंधु 1922 में राखलदास बनर्जी जो कि सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पाकिस्तान में है ये। चनहुदड़ो भी सिंधु में 1931 में, इसमें गोपाल मजुमदार जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। धौलावीरा ये लूनी नदी के पास है, और ये 1990-91 में रविंद्र बिष्ट गुजरात के कच्छ जिले में भारत में इसका खोज हुआ था। 18 नंबर है नाव का नमूना प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो देखिए सिंधु सभ्यता स्थल जो है मोहनजोदड़ो, यहाँ से पाई गई एक मोहर में नाव का चित्र किया गया है। पक्की मिट्टी से बनी हुई नाव का नमूना लोथल में पाया गया है, जिसमें मस्तूल लगाने का छेद बना हुआ है। सिंधु सभ्यता में अंतर्देशीय परिवहन का साधन बैलगाड़ी हड़प्पा एवं चनहोदड़ो से कांसे की गाड़ी के नमूने मिले हैं। राखलदास बनर्जी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण का श्रेय द्रविड़ों को देते हैं। व्हीलर का मानना है कि ऋग्वेद में वर्णित दस्यु एवं दास सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। वस्तुतः सिंधु सभ्यता निर्माता द्रविड़ ही रहे होंगे, क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित घटनाओं में यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस विकसित सभ्यता का विनाश आर्यों द्वारा ही किया गया था। और उस एयर सर्विस अल्चिन दंपति और स्टुअर्ट पिगट अमलानंद घोष जैसे अधिकांश हड़प्पा की स्थानीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, जिसके अनुसार यह सभ्यता विभिन्न प्राक हड़प्पाई स्थलों में विकसित हुई है। सिंधु सभ्यता के मूल व स्थानीय संस्कृतियां रही हैं जो सिंधु सभ्यता के उद्भव के भी पहले भी यहाँ विद्यमान थी। 19 नंबर क्वेश्चन है जैसे दिया है सागर तट, लोथल भोगवा नदी के पास सूतकांगडोर, दास्क नदी और कोटदीजी, सिंधु नदी, मांडा, चिनाब नदी। स्थल दिया है जैसे कालीबंगा, तो अभी हमने देखा घग्गर नदी के 1953 में बीबी लाल वीर के थापर, और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला भारत का ये बता रहा है। कोटदीजी है वो सिंधु नदी के पास 1953 में खोज हुई थी। किसने की? फजल अहमद ने। सिंध प्रांत का खैरपुर पाकिस्तान। रंगपुर
ये मादर 1953-54 में, रंगनाथ राव गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र था। अब है 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो इसमें है चनहुदड़ो NG मजूमदार, चनहुदड़ो NG मजूमदार। सुरकोटदा तो ये है जोपी जोशी। बनावली RS बिष्ट, बनावली कहाँ से है तो RS बिष्ट। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी। और यहाँ पे दिया है स्थल नदियों के नाम व उत्खनन का उत्खनन करता वर्तमान स्थिति। तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के पास है। 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पे पंजाब का रोपड़ जिला भारत में। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है 1955-62 में। रंगनाथ राव द्वारा गुजरात का अहमदाबाद जिला भारत में। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है 1958 में। यज्ञदत्त शर्मा जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले भारत में है ये। और बनावली जो है वो रंगोई 1974 में। रविंद्रनाथ बिष्ट हरियाणा का हिसार जिला है ये भारत में। नेक्स्ट हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित विश्व की पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। तो यहाँ पे दिया है ग्रामीण सभ्यता, इसलिए ये गलत है, ठीक, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। इस सभ्यता के लोग उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत शिल्प कौशल, मजबूत संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों को, विभिन्न जानवरों को पालतू बनाया था और उनका उपयोग करते थे। इस जानवरों में जैसे कि भेड़, बकरी, कुबड़ और कुबड़ रहित बैल, भैंस, जंगली सूअर, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, मुर्गी, हिरण, कछुआ, हाथी, ऊँट, गैंडा, बाघ शामिल थे। हालांकि इस बात का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि शेर भी से लोग ये जो है परिचित थे। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने बताया कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो एक विस्तृत जो साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। नेक्स्ट है कौन से प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हैं इसमें, तो इसका हो जाएगा कुंतासी जो है ये सही है। ये कुंतासी जो गुजरात के राजकोट ज़िले में है और इसका उत्खनन जो है MK धाविलकर, MR रावल और YM चितलवास ने करवाया और यहाँ से विकसित उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर प्रकाश में आए हैं। हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुलास की खुदाई उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता के मिलते जुलते कुछ मृदांड पाए गए हैं। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, ठिकरे और खिलौना गाड़ी के अलावा संदव लिपि का एक ठप्पा भी मिला है। सिनौली कहाँ पे है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत मेरठ जिले में स्थित सिनौली गांव से हड़प्पा कालीन सावधान प्राप्त हुए हैं। लेकिन मेहरगढ़ जो है ये एक नवपाषाण स्थल है और यहाँ से पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के कांची मैदान में बोलन के पास स्थित एक नवपाषाण स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नवपाषाण स्थल है जिसमें खेती हेतु गेहूं और जौ, पशुचारण, मवेशी, भेड़ और बकरियों और धातुक्रम के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयोजित वस्तुएं जैसे सेना अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत की थी। तांबा खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान की थी। ईरान अफगानिस्तान की। कीमती पत्थर बलूचिस्तान, राजस्थान की थी। चांदी जो था वो ईरान, मेसोपोटामिया का। और फिरोज़ा जो था वो ईरान का। फिरोज़ा कहाँ पे तो ईरान का। नेक्स्ट देखते हैं लाजवर्द जो था बदखशा वो भी मड़ी शेलखड़ी ईरान की। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में यहाँ दिया है निम्नलिखित विचार करें। यहाँ से समाज के विभिन्न वर्गों की 4 श्रेणियाँ हुआ करती थी। यहाँ स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा लगभग समान हुआ करती थी। क्या इसमें सही है तो, और यहाँ घरों में उपयोग करने वाले जो केवल मिट्टी के बने होते थे जो बर्तन थे ये गलत है और बाकी ये भी सही है। यहाँ के निवासी विभिन्न धातुओं का ज्ञान था, ये भी सही है। जैसे देखिए 4 श्रेणियाँ हुआ करती थी। प्रथम बुद्धिजीवी वर्ग था जिसमें कि पुरोहित, चिकित्सक व ज्योतिष आते थे। द्वितीय जो था वो योद्धा वर्ग था जिसमें कि सैनिक आते थे। तृतीय वर्ग में व्यापारी आता था, शिल्प कलाकारी आदि का था। चतुर्थ जो था श्रमिक वर्ग था जिसमें कि मजदूर है, किसान है, मछली पकड़ने वाले, गृह सेवक आदि सम्मिलित थे। और आर्थिक व्यवसाय के रूप में ही जो था वर्गीकरण होता था। स्त्री और पुरुष की जो वेशभूषा थी वो लगभग समान हुआ करती थी। नीचे धोती और ऊपर कमर के ऊपर दाएं कंधे के नीचे दबने वाले शाल का उपयोग होता था। स्त्रियों के सर पर पंखे के समान एक वस्त्र हुआ करता था और इसके वस्त्र में ऊनी तथा सूती हुआ था। इन्हीं वस्त्रों की सिलाई का ज्ञान था, मतलब इनके वस्त्रों की सिलाई का ज्ञान था। और
क्योंकि अवशेषों में कहीं कहीं सुइयां भी प्राप्त हुई हैं। स्त्री एवं पुरुषों के लंबे बाल रखते थे। बालों में सोने, तांबे और आदि के पिन लगाए जाते थे। यहाँ घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन आदि सामग्रियों के लिए तांबे, कांसे, मिट्टी के लकड़ी का उपयोग किया जाता था। मिट्टी की वस्तुओं को पकाकर उपयोग में लाया जाता था। उन पर पॉलिश और चित्रकारी की जाती थी। इन्हें विभिन्न धातुओं का ज्ञान था, जैसे कि है सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन आदि। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं और क्या क्या हैं, इसमें है कि यहाँ के जो समाज की में स्त्रियां जो थी वो चोटी बनाती थी, पुरुष दाढ़ी रखते थे, और ये आभूषणों का प्रयोग स्त्री पुरुष जो थे वो समान रूप से ही करते थे। आभूषण जो था वो सोना का, चांदी का, और कोड़ी, सीप, हड्डियों और कीमती पत्थरों का भी उपयोग मतलब करते थे। कंठहार, भुजबंद, अंगूठी, बूंदे, चूड़ियाँ, कमरबंद, तगड़ी प्रमुख आभूषण थे जिनका उपयोग जो है वो स्त्री पुरुष दोनों करते थे। और यहाँ के लोग जो थे यातायात के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, और इनकी बैलगाड़ियों की छत लकड़ी से ढकी हुआ करती थी। और इन लोगों का मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था, क्योंकि ये शिलाजीत का प्रयोग करते थे। और पशुओं की हड्डियों, वृक्ष के पत्ते, वृक्ष की छालें, दवाइयाँ बनाई जाती थीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, जैसे कि यहाँ दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। जैसे इसमें दिया है कि कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। देशलपुर जो है, ए ऑप्शन 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। जैसे देशलपुर जो है वो गुजरात के भुज जिले में स्थित। देशलपुर की खुदाई किसने की थी? पीपी पांड्या ने ए.के. ढाके द्वारा किया गया था। बाद में 1964 में के.वी. सौंदराजन ने भी यहाँ उत्खनन करवाया। इस नगर के मध्य में विशाल दीवारों वाला एक भवन था जिसमें छज्जे वाले कमरे थे, किसी महत्वपूर्ण भवन का संकेत करते थे। पूरा स्थल मिट्टी तथा जैस्पर के बाट, गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियां, अंगूठी और सेल खड़ी जैसे तांबे की एक एक मुहरें मिली हैं। कुंतासी जो है कि गुजरात के राजकोट जिले में है, और यहाँ पे उत्खनन M.K. धावलकर, M.R. रावल और Y.M. चितलवास ने करवाया था। और यहाँ से विकसित एवं उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर प्रकाश में आए हैं। यहाँ से व्यापार केंद्र, निगरानी स्तंभ और बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। अली मुराद जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है, एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ से कूप, मिट्टी के बर्तन, कॉर्नेलियन मनके और बैल की लघु मृण मूर्ति, कांसे की कुल्हाड़ी आदि मिली है। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल पर पत्थरों की निर्मित एक विशाल दुर्ग का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। वहीं खरवी का देखेंगे तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद में 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थल में हड़प्पा कालीन मृदभांड एवं ताम्र आभूषण के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मतलब और विशेषताएं जैसे थी कि जैसे यहाँ पे जो मोहरें एक मिली थी, अनगिनत संख्या में मोहरें मिली थी। एक समान लिपि की, वजन और मापन की विधियों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग जो थे वो पत्थर की धातुओं के शीप, शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था यहाँ पे, और व्यापार के वस्तु के लिए विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपना व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित की थी। यहाँ से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया के सुगम व्यापार होता था, और दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्रों में हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। क्या थे? वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों को सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में क्या था कि यहाँ के निवासी बुनने काटने की कला से परिचित थे, तो इसका हो जाएगा सी। हाँ, परिचित तो थे ही भाई, बुनने कला की से परिचित थे, तो सी ऑप्शन होगा। और यहाँ के निवासी जो है वो मूर्ति कला से प्रचलित नहीं, मतलब परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसके मतलब इनको ना भवन निर्माण का कला का ज्ञान था। मिट्टी के बर्तनों पे चित्रकारी थी, पॉलिश की जाती थी। बुनने काटने और की कला से भी परिचित थे। सुंदर आभूषण, खिलौने आदि का कलात्मक ज्ञान इन्हें था। मूर्ति कला, नृत्य कला से परिचित थे। इन्हें कई नृत्य अवस्थाएं भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर अंकित नंदी, बैल, सुंदर आकृतियाँ जो है कलात्मक परिचय देती हैं। उसके बाद हो जाएगा कि पशुपति शिव कांसे की मूर्ति में कलात्मक ज्ञान को प्रदर्शित करती है। इस समय लेखन कला का भी आविष्कार हो चुका था, किंतु इनकी लिपि जो थी वो चित्रकला की अवस्था में थी। सिंधु सभ्यता की मोहरें, इस समय की मोहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी। ये धनवानों के घर में हुआ करती थी, जिसका उपयोग सिक्के के रूप में नहीं होता था। खुदाई से लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिन पर कि पशुओं के चित्र पार्श्व में तथा नीचे कुछ लिपि के चिन्हों द्वारा लिखा गया है, जिसे आज तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। मुद्राओं का जो आकार था वो भिन्न भिन्न है। सभ्यता पैतृक धरोहर के रूप में उपयोग की जाती थी।
तो फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोग जो थे वो गोमदे, फिरोजा, लाल पत्थर और खेलखड़ी जैसे बहुमूल्य एवं अर्ध कीमती पत्थरों से बने अति सुंदर मनके का प्रयोग करते थे, और मनका बनाने वाली जो फैक्ट्री थी वो कार्यस्थल चान्होदड़ो और लोथल में था। ये दोनों सही है। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो गोमद, फिरोजा, लाल पत्थर और सेलखड़ी जैसे बहुमूल्य एवं अर्ध कीमती पत्थरों से बने अति सुंदर मनके का प्रयोग करते थे। मनका बनाने वाला जो फैक्ट्री था वो कार्यस्थल चान्होदड़ो लोथल से उद्घाटित होता था, और यहाँ सोने और चांदी के जो है मनके भी बनाए जाते थे। गहनों का ढेर मोहनजोदड़ो में भी पाया जाता था, इसमें सोने के मनके और अन्य आभूषण भी शामिल थे। इसका जो सिंधु सभ्यता की देन थी कि यहाँ पे प्रमुख जो स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। यहाँ प्रचलित अनेक प्रथाएं ऐतिहासिक काल से निरंतर चली आ रही है, जिसमें कि थी दशमलव प्रणाली पद्धति पर जो मापतौल प्रणाली थी, नगर नियोजन में नालियों की व्यवस्था, बहुफसलीय कृषि व्यवस्था, मुहरों का उपयोग, पशुओं का धार्मिक महत्व, आंतरिक और बाह्य व्यापार, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृदेवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा आदि थी। आर्य शब्द का अर्थ होता है विजेता, ठीक है, ये क्या सही है। और आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था तथा कृषि उनके लिए गौण कार्य था। इसमें जो है केवल जो है दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, आर्य जो थे ना, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन एवं उत्कृष्ट, और जो विजेता होता है वो जिन शब्द का अर्थ होता है, जिन। और आर्यों का जो आरंभिक जीवन था वो पशुचारण पर आधारित था, कृषि उनके लिए गौण कार्य था, और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और देखिए, ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, मैक्स मुलर के अनुसार वैदिक युग की शुरुआत जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व में की जाती है। ऋग्वेद संहिता की जो रचना है इस काल में हुई थी, और यह इस काल की जानकारी का एकमात्र जो है साहित्यिक स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे आप, जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो है वो होत्री ऋषियों द्वारा किया जाता था, सही है। और ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। और तीसरा जो कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, ये गलत है, क्योंकि देखिए जो ये ना 7वें मंडल में नहीं है, तीसरे मंडल में है। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि जो प्राचीनतम रचना थी इसकी तिथि जो थी, मतलब ये ऋग्वेद की 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। और ऋग्वेद जो है ईरानी ग्रंथ था, जिन अवस्था से समानता पाई जाती है। ऋग्वेद में मंत्रों का जो उच्चारण है वो होत्री ऋषियों द्वारा किया जाता था, और ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य, जो कि वध योग्य नहीं है, शब्द का प्रयोग किया जाता था गाय के लिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 30वें मंडल में है, और ऋग्वेद में सभा, समिति, विधत, गढ़ जैसी प्रशासनिक, ऋग्वेद में क्या है कि सभा, समिति, विधत और गढ़ जैसी प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख है। अब थोड़ा हम इसका पढ़ लेंगे। जो समिति का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था, जो समिति थी वो राजाओं का चुनाव करती थी, और समिति का जो प्रधान होता था वो ईशान या पति कहलाता था। विधत जो होती थी, स्त्री व पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे विधत में, और नव वधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य में विधत होते थे। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, समिति आम जनप्रतिनिधि की सभा थी, और विधत सबसे प्राचीन संस्था थी। मतलब 3 थी, सभा, समिति, विधत और गढ़। तो हमें याद रखना है कि सभा कैसी थी, सभा श्रेष्ठ लोगों की थी, समिति जन प्रतिनिधि की थी, और विधत जो थी सबसे प्राचीन जो संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख विधत का हुआ है, 122 बार हुआ है, ठीक है, प्राचीन संस्था थी ये। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन दिया है। बोगज गई जो अभिलेख था उसमें बहुत मतलब निम्न देवताओं का उल्लेख है, मतलब कौन कौन से थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना अग्नि का नहीं है। ऋग्वेद में काल में जो 1400 ईस्वी से बोगस कोई एशिया माइनर का अभिलेख है। ऋग्वेद काल में देवताओं में इंद्र हैं, वरुण है, मित्र है, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ऋग्वेद आर्य जो है ईरान से होकर भारत आए होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 90 संख्य सूक्त पुरुष सूक्त कहलाता है, क्योंकि इसका जो है देवता पुरुष है, इसके देवता पुरुष हैं और पुरुष विराट रूप का वर्णन है। इससे होने वाली सृष्टि का विस्तार से चर्चा की गई है, और इसी से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम चारों वर्णों का नाम उल्लेख है ऋग्वेद के इसी सूक्त में मिलता है। यह सूक्त जो है वो उदात्त भावना, दार्शनिक विचार और रूप कात्मक शैली के लिए अति प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में यहाँ पे दिया है, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। आंसर तो इसका बी हो जाएगा, ट्रिक लगा देती हूँ एक्सप्लेनेशन। देखिए जैसे है कि
बी हो जाएगा। प्रोफेसर जो मैक्स मुलर थे, इन्होंने क्या कहा था कि ये जो आर्य हैं मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, तिलक ने कहा ध्रुव से आए हैं। और इसके बाद डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा था कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए, और दयानंद सरस्वती ने कहा था तिब्बत से। यहाँ देखिए कि जो गार्डन चाइल्ड, तो नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने कहा कि दक्षिणी रूस से, तो चाइल्ड हमेशा रूस जाते हैं। गंगानाथ झा ने कहा था कि ब्रह्मऋषि देश है से आए हैं, तो गंगा जो है गंगा में ब्रह्मा जी रहते हैं। और ऐसे याद कर लीजिए। गाइल्स महोदय जो बोले हंगरी एवं डैन्यूब नदी घाटी से आए हैं, इनका जो निवास स्थल है, तो महोदय को हंगरी, महोदय हंगर मतलब हंगरी हो गए हैं। और प्रोफेसर पेंका जो है, इन्होंने कहा था कि पेंका ने जर्मनी के मैदानी भाग बताया था। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी जो नदियां हैं ऋग्वैदिक कालीन के सप्त सैंधव क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। 1 व 2 जो है वो सम्मिलित थी और बाकी नहीं सम्मिलित हैं। तो देखिए आर्य के निवास स्थल में सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख है और अर्थ होता है इसका 7 नदियाँ, ठीक है। इसमें थी सिंधु थी, सरस्वती थी, शतुद्री थी, विपाशा थी, परुषणी थी और वितस्ता थी और अश्किनी थी। गंडक व गंगा नहीं थी। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें कि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, किंतु ऋग्वेद में नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, जिसे देवित्मा, मातृत्मा और नदीत्मा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? कौन कौन से हैं? तो देखिए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेय, जिसमें कि राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। कौतिकी भी है और शंखायन कौतिकी एक ही है। इस ग्रंथ में क्या है, अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की भांति मानवीय विचार के नियम और निर्देश दिए गए हैं। सामवत का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविंश स्वतांडे ब्राह्मण, षष्ठविंश ब्राह्मण, क्षमा विधान ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। उसके बाद देखेंगे और मंत्र ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण भी हैं। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी को मुंजवत का भी उल्लेख कहा गया है, जिसका अर्थ होता है आर्य। आर्य इससे परिचित थे। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद कालीन की नदियां जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, परुषणी तो रूस जाते हैं तो राय नहीं लेते हैं, शतुद्री ये याद है, सतलज, अश्किनी, अश्क में चैन कहाँ होती है, अश्क बहाव तो चैन नहीं मिलती तो चेनाब, वितस्ता सस्ती चीज़ों को हम झेल नहीं पाते हैं तो वितस्ता का झेलम। थोड़ा मैं रिलेट कर दे रही हूँ क्योंकि फैक्ट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। विपाशा को प्यास लगी या फिर विपाशा व्यास के पास गई तो विपाशा से व्यास हो जाएगा कुंभा, कामुल, सदा, नीरा, नीरा जो है गंडक और कुमु कुर्रम हो जाएगा। वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। जैसे ऋग वैदिक कालीन में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी सिंधु नदी, इसका जो सर्वाधिक वर्णन हुआ है, यह सप्त सैंधव क्षेत्र की पश्चिमी सीमा थी। कुमु, क्रुमु, कुर्रुम, गोमती, गोमल, कुभा, काबुल और सुवास्तु स्वात नामक नदियाँ पश्चिम किनारे में सिंधु की सहायक नदी थी। ठीक है, अगर हम देखेंगे पश्चिम किनारे से सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी थी, तो देखिए कुमु, गोमती, कुभा और सुवास्तु। ठीक है, और पूर्वी किनारे से सिंधु की सहायक नदियां थी जैसे वितास्ता, अश्किनी, पारुषणी, शतुद्री और विपाशा। ये और सिंधु नदी को उसको आर्थिक महत्व के कारण जो है हिरण्यनी कहा गया है। गंडक का जो प्राचीन नाम है वो सदा, नीरा, घग्घर और द्विशदती था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था, और ऋग वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। इसका दोनों ही सही हो जाएगा। बलि जो था वो एक प्रकार का ऐसा कर था जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। राजा उसके बदले क्या करते थे ना, प्रजा की सुरक्षा करते थे। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पूरा भेदता दुर्ग को भेदने वाला कहा गया है। ऋग वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय के माध्यम से गाय व घोड़े सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः स्वर्ण, आभूषण और सोने के टुकड़े होते थे। बेकनाट, सूदखोर ये बहुत अधिक ब्याज लेते थे। अयस शब्द का जो भी इस काल में प्रयोग हुआ है, इसकी पहचान संभवतः तांबे, कांसे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था, वैदिक काल के लोगों द्वारा। और ऋग्वैदिक काल में जो था, राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुलुप होता था और अथवा गृहपति भी कहते थे। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था और उसका प्रमुख जो होता था वो ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे जिसका प्रधान विश्वपति होता था। विश्व में जन बनता था और जो कबीलाई संगठन था इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था। 10 राज युद्ध, 10 राजाओं के साथ जो युद्ध था 10 राज युद्ध, परुषणी
दक्षिणी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुआ था। अतः इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई थी और युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन के प्रसिद्ध शब्द, जैसे प्राचीन नाम, आधुनिक नाम दिया है उर्वरा। अब यहाँ पे अवल, किवाश, पर्जन्य, अनर्श दिया है, तो ऐसे तो नहीं पता, यहाँ से हम पढ़ते हैं। उर्वरा उपजाऊ भूमि है। लांगल सिर हल है। सिर मतलब लांगल से हो जाएगा हल, ला हल बता दें, ऐसे याद कर लीजिए। ब्रिक से ब से ब आ रहा है, बैल है, ब्रिक से बैल। फिर है करिश, करिश हो जाएगा रीस जाते हैं अगर किसी को मतलब कुछ बोल दो या फिर किसी पे गोबर डाल दो, ऐसे गोबर की खाद, करिश शकृत गोबर की खाद। सीता हल की नालियाँ। अवल, अवल का अर्थ होता था कूप या कुआं, तो अव्वल तरीके से जो है ना कुएं से पानी निकाला जा रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। किवाश मतलब हलवा, तो हलवा, हल को चलाना सबके वश की बात नहीं है, तो वश से किवाश से वश याद करेंगे, और हल चलाना सबके बस की बात नहीं, तो किवाश से हलवा हो जाएगा। पर्जन्य, तो जन जो है मतलब जन जो है गर्मी में ना बादल की तरफ देखते हैं कि पानी बरस जाए। उर्धर से अनाज मापने वाला पात्र। तक्षण मतलब क्षण भर में बढ़ई कोई भी काम कर देता है। और भिषज, विष किसके पास होता है, तो वैद्य के पास होता है, जो विष होता है तो विष। कुशीद, कुशीद से ऋण लेने व बलि देने की प्रथा। और अनस जो होता है वो बैलगाड़ी, अनश, ठीक है, अनश। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, और ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों की युद्ध तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो अग्नि थे। 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि का जो कार्य है वो मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। तीसरे प्रमुख देवता जो थे वो वरुण थे। 30 सूक्त समर्पित है जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे, और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था। गायत्री मंत्र में सविता, सवित्री और देवता को समर्पित था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचनाकर जो थे वो विश्वामित्र थे। सोम को पेय पदार्थों का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। तो जैसे किसी को सोम रस पिलाओ, वो नहीं पीता है तो कहता है नहीं मुझे नहीं पीना है, ना आ रहा है तो ना से 9 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है विवाह के बारे में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाकी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो देखिए जैसे दिया है ना कि मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख है, जिसमें कि प्रथम जो 4 विवाह थे वो प्रशंसनीय थे, और शेष जो 4 विवाह थे वो निंदनीय थे। ब्रह्म जैसे पहला जो प्रशंसनीय विवाह कौन सा था, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में कि होता क्या था ना कि कन्या के जो जब वयस्क हो जाती थी तो उसके माता पिता उसके लिए एक योग्य वर का जो मतलब खोज करते थे और अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। अब ब्रह्म विवाह वही समझिए आजकल का जो अरेंज मैरिज है। दैव विवाह ये होता था कि यज्ञ करने के लिए पुरोहित के साथ ही कन्या करने वाले यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता था उसी के साथ कन्या का विवाह, ये दैव विवाह होता था। आर्ष विवाह का अर्थ ये था कि कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले, ठीक है, अपनी कन्या का विवाह करना। प्रजापत्य विवाह वो होता था कि वर जो होता था स्वयं कन्या के पिता से जाके कन्या का मतलब हाथ मांगता था। और जो निंदनीय विवाह थे उसमें था आशुर विवाह जो था, जिसमें कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय किया जाता था। और गंधर्व विवाह था कि प्रेम अथवा कामुकता का वशीभूत होकर करते थे। पैशाच विवाह ये था कि सोई हुई स्त्री है उसको मतलब विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेना। राक्षस विवाह वो था कि बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह कर लेते थे। वैदिक कालीन में 16 संस्कार होते थे, जिसमें ये दिया हुआ है, यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। पहले गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, गोदान, समावर्तन और विवाह, फिर लास्ट में अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का मतलब वही होता है मृत्यु। फिर नेक्स्ट है हम देखेंगे सामवेद के बारे में। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और यह चारों वेदों के आकार में दृष्टि में सबसे बड़ा है। ये गलत है, छोटा है ये। देखिए सी ऑप्शन इसमें जो है वो सही हो जाएगा, केवल 1। जो भारत का प्राचीनतम मतलब ग्रंथ वेदों में से एक है। संगीत शास्त्र के सबसे प्राचीन पुस्तक है। इसका पाठ जो है उदात्ता नामक जो पुरोहित करते थे। और चारों वेदों के आकार की दृष्टि से सबसे छोटा था। इसकी 3 शाखाएं मिलती हैं, कौथुम, रड़ायनी और जैमिनी। और इसमें सी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ब्रह्मवेद भी कहा जाता था, ये गलत है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता था, ये गलत है। अब देखिए
जो ब्रह्मवेद किसे कहा जाता था? अथर्ववेद को कहा जाता था। यह जो वेद था यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। ये गद्य पद्य दोनों शैलियों में था। यज्ञों और हवनों के नियम वगैरह थे। कर्मकांड प्रधान था। अथर्वयु इसके जो मतलब पाठ करने वाले थे तो अथर्वयु कहलाते थे। अथर्ववेद में ये था कि इसमें 1200 मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिए गए थे और इसमें जो यज्ञ संबंधी जो है ब्रह्म विद्या विषय से संबंधित था, इसी कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। किंतु इसका अधिकांश मंत्र जो है वो लौकिक जीवन से संबंधित थे। आर्य और आर्येतर तत्वों के बीच समन्वय के संकेत भी प्राप्त होते थे। इस वेद देवताओं की स्तुति के साथ जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। इसमें मानव जीवन की सुखी और दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। 38 नंबर में दिया है कि यहाँ पे जो इसका दिया है ना उच्च पदाधिकारियों के नाम वगैरह यहाँ पे दिया है, तो इसका ए हो जाएगा। जैसे देखिए, उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था और रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। जैसे कि सेनानी, सेनापति होता था। सूत वो होता था ना, सूत तो राजा का सारथी होता है ना, एक डोरी पकड़ के जो है घोड़े को चलाता है, तो उसको पकड़ लीजिए। सूत जो होता है वो सारथी सूत पकड़ता है। ग्रामीणी गांव का मुखिया। भागदूत तो कर संग्रह, कर को संग्रह करके भाग गया, ऐसे याद करेंगे। भागदूत कर संग्रह करता है। संग्रहिता संग्रह करके अपने हित में मतलब रख लिया है, तो कोषाध्यक्ष होता था। और छता प्रतिहारी तो छाता मतलब छाता के प्रति कोई मतलब वो नहीं करना चाहिए, बारिश होने पे छाता ही काम आता है, तो ऐसे याद करेंगे कि छाता के प्रति कोई भी मतलब लापरवाही नहीं। फिर गोवी कीर्तन जंगल विभाग का। कीर्तन हम जंगल में करेंगे। पालागल संदेहवाहक हो जाएगा, तो जब कोई किसी को पालो तो उससे संदेश कहीं भी भेजवा सकते हैं। महिषी, आजकल महिषी मुख्य रानी हुई हैं। और पुराहित जो है धार्मिक कृत्य करने वाला था। युवराज राजकुमार, अच्छा व पासे के खेल में राजा के सहयोगी करने वाला। फिर है उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि जो है वो प्रथम पेशा बन गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाओं जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख किया गया। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। आर्य जो थे वो संपूर्ण गंगा घाटी में। 39 नंबर में दिया है वेद मतलब उसके पुरोहित दिया हुआ है। जैसे कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे ऋग्वेद के कौन थे? तो होत्री थे। सामवेद के उदाता, यजुर्वेद के अथर्वयु और अथर्ववेद के ब्रह्मा। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका और कुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थे। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। व्यापार पढ़ द्वारा संपन्न होता था। व्यापार किसके पढ़ द्वारा संपन्न होता था? उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु समान लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतमान, कुशल, पाद मुद्रा के प्रकार थे। इस काल में जो थे न सिक्के को नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। मतलब जो कि उत्तर वैदिक काल था, यहाँ पे सिक्के का जो है नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक स्थिति थी, इस काल में भी कर्मकांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। और ऋग्वैदिक काल में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र एवं अग्नि जो अब उतने प्रमुख नहीं रहे थे। इंद्र के स्थान पे प्रजापति सृजन के देवता थे और सर्वोच्च स्थान मिला। वहीं सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिला। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई। इसमें यज्ञ एवं बलि का अपेक्षा तप पर बल दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ में राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। क्या ये सही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला तो सही है। और राजसूय यज्ञ में राजा द्वारा अपनी शक्ति को प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, गलत है। हम थोड़ा यज्ञों के बारे में देख लेंगे, यहाँ से फैक्ट कभी कभी पूछता है एग्जाम में। जैसे दिया है अश्वमेध यज्ञ, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना, ये जो था ये कौन सा यज्ञ था? तो ये अश्वमेध यज्ञ था। राजसूय यज्ञ का अर्थ ये होता है कि राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित था राजसूय यज्ञ। वहीं वाजपेयी यज्ञ देखेंगे तो राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, ये वाजपेयी यज्ञ है। और अग्निष्टोम यज्ञ होता था कि पापों के क्षय और स्वर्ग को की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित था। और शतरामणि यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति और परुषमेघ यज्ञ राजनैतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य एवं विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था।
अब हम देखेंगे अतिरिक्त में। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार प्राच्य पूर्व का शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। पश्चिम में स्वराट, पश्चिम के स्वराट, उत्तर के विराट, दक्षिण के भोज, मध्य प्रदेश के राजा होते थे। अथर्ववेद में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता था। पूर्व में साम्राज्य को सम्राट कहते थे, शासन क्या था? साम्राज्य, और इसकी उपाधि सम्राट। पश्चिम में स्वराज्य शासन था, स्वराट की उपाधि थी। उत्तर में वैराज्य शासन था और विराट की उपाधि थी। दक्षिण में क्या था? तो भोज्य शासन था और भोज की उपाधि थी। और मध्य देश में राज्य, राजा की। अब हम यहाँ पे हिंदी स्टार्ट हो गया। तो ये मिनी टेस्ट है मेक IAS का। तो इसमें हमने पहला टेस्ट 2 पार्ट में किया, सेकेंड टेस्ट एक ही पार्ट में हो गया है। ऐसे ही हम पहले मिनी टेस्ट को कवर करेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट जो एंशिएंट हिस्ट्री होगा जल्दी चैनल पे अपलोड होगा। थैंक्स फॉर